क्या भारत में पुरुष होना गुनाह हो गया है? आए दिनों पुरुषों की सुसाइड का रेट 7-10 बढ़ते ही जा रहा है, जिनमें पुरुष सुसाइड रेट महिला सुसाइड रेट से एनसीआरबी के डेटा के अनुसार काफ़ी अधिक बढ़ चुका है, जिसमें एक कारण महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर लगाए जाने वाले दहेज उत्पीड़न और सेक्सुअल हरासमेंट का कारण बताया जाता है। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले अतुल्य सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उसने एक बार फिर से पुरुष हिंसा को लेकर के एक सवाल खड़ा कर दिया है। किस प्रकार देश में महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर आए दिनों झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उनसे पैसे ऐंठने का कोशिश किया जाता है। उन पर दहेज उत्पीड़न, हत्या, सेक्सुअल हरासमेंट का झूठे केस मुकदमे करके किस तरह उन्हें ब्लैकमेलिंग कर उनसे पैसे ऐंठने का खेल चल रहा है। घटना 9 दिसंबर की बताई जा रही है, जहां पर बेंगलुरु में रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण सुसाइड कर लिया है। उन्होंने इस सुसाइड से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो भी बनाया है और साथ ही साथ 23 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी लिखा है। उस सुसाइड नोट के हर पेज के ऊपर जस्टिस इज ड्यू यानी कि न्याय बाकी है का गुहार लगाया है। उन्होंने इस 23 पन्ने के सुसाइड नोट में लिखा है कि किस तरह उनकी पत्नी ने उन्हें तंग किया है, उनके परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं, ये उन्हीं को ब्लैकमेल करके उन्हीं के पैसे ले करके और उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह उनका शादी साल 2019 में जौनपुर के एक लड़की निकिता सिंघानिया से हो गया था, जिसके बाद उनके ससुराल वाले उनसे 15 लाख रुपए मांग रहे थे, जिनमें से वो काफ़ी पैसा दे चुके थे। वे बिजनेस के लिए और अधिक पैसा मांग रहे थे। जब अतुल सुभाष उन्हें पैसे नहीं देते हैं तो वे निकिता सिंघानिया उन्हें 2 साल के बाद ही उन्हें छोड़कर चली जाती है। उन दोनों का एक लड़का भी है जो 4.5 साल का है। अतुल सुभाष को उनके पत्नी के द्वारा उनके बेटे से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। उन्हें कोर्ट के द्वारा 120 से अधिक तारीखें दी गई। उन्हें हर बार अपना काम छोड़ करके बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता था। उन्होंने जज पर भी आरोप लगाया है कि वे केस को सेटलमेंट कराने के लिए काफ़ी अधिक 3 करोड़ रुपए का डिमांड किए जाने का भी बात कहा है। देखिए आप अतुल सुभाष अपने वीडियो में किस तरह से अपने ऊपर लगाए गए मुकदमे को बता रहे हैं कि किस तरह उन्हें उनकी पत्नी के द्वारा शोषित किया जा रहा है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है और कैसे मुझे ये सुसाइड करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है ये कितने अमाउंट का खेल है, कितने पैसों का गोरख धंधा है ये। मैं उसके बाद हर किरदार का रोल बताऊंगा इन 5 लोगों का।
और अंत में मैं कुछ अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो हिंदी में बनाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ पाएं, बट बोलने के फ्लो में मैं कई बार अंग्रेजी में भी स्विच कर जाता हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। बता दूं आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूं। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहां कोर्ट डेट अटेंड करना अगले दिन, और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है या नहीं। ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकतर डेट्स पर इन कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं होता। या तो जज एब्सेंट होती हैं, या लॉयर्स का हड़ताल होता है, या फिर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस का मतलब अगर उस पूरे इलाके में, पूरे जिले में कोई भी वकील, पुराना नया, कोई भी जज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन कोर्ट में कोई काम नहीं होता। चौथा, अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या, they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also, मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस
भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलें तो पब्लिक प्लेस पे मिलें, बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए, तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है 377 जो है अननेचुरल सेक्स। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है, तो जरूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ बातें। ये अननेचुरल सेक्स की बात तो दूर, जो नेचुरल सेक्स होता है वो भी अंतिम 6 महीने से अधिक में मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं हुआ। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये है कि मेरी पत्नी 4-4 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के द्वार को चाटूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूं। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को के पीछे आदमी, पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। तो ये 377 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हालांकि कई सारी बातें हैं जो शायद इस पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा 498 ये धारा तो काफी पॉपुलर है। न जाने कितने लाखों परिवारों और करोड़ों आदमियों को बर्बाद किया इसने पिछले 40 सालों में। कितने लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान दे दी, फिर भी ये आज भी है। इसके अलावा वही दहेज, 10 लाख रुपए मांगने का इल्जाम और बाकी कुछ छोटी मोटी धाराएं, मारपीट, धमकी देना इत्यादि। ये पहला केस, तो वापस ले लिया उसने। दूसरा केस जो हम पे डाला उसने सीआरपीसी 125 के अंदर मेंटेनेंस के लिए, ये जज रीता कौशिक के कोर्ट में दाखिल हुआ था और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस मेंटेनेंस केस में मेरे पत्नी की डिमांड मुझसे 2 लाख रुपए प्रति महीने थी। 1 लाख रुपए मेरे 2 साल से कम उम्र के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख रुपए अपने भरण पोषण के लिए। जा रहा है।
अतुल सुभाष के इस आत्महत्या ने फिर से देश में पुरुष के हकों के लिए एक आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफ़ी लोग अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं, इस मुद्दे पर कमेंट कर रहे हैं तथा अतुल कुमार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे जैस एक्सप्रेस न्यूज, मैं ऋषिकेश कुमार।